Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, हमने इसके पहले क्लास 10th का साइंस में पार्ट 1 देखा था, है ना। साइंस का जो पहला लेक्चर था उसको हमने देखा था और उसको मैंने पार्ट 1 नाम दिया था और उस चैप्टर का नाम था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है ना। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। मैंने दो चीज़ को वहाँ पे क्या किया था, कवर किया था, समझाया था। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन पढ़ा, उसके बाद रिफ्लेक्शन से रिलेटेड फार्मूले पढ़े, है ना। उसके बाद में रिफ्रैक्शन बताया आपको, अपवर्तन बताया, अपवर्तन का मैंने फिर नियम बताया और अपवर्तन का नियम बताते हुए अब हम देखेंगे पार्ट 2, है ना। साइंस क्लास 10th का जो साइंस था पार्ट 1 देख चुके हैं और हम क्या देखने वाले हैं, पार्ट 2 देखने वाले हैं, भाग 2 उसका देखने वाले हैं। और भाग 2 में बहुत ही शानदार चीज़ आज हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। मैंने वहाँ पे आपको सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में बताया था। मैंने आपसे कहा था कि अगर एक माध्यम के सापेक्ष कोई दूसरा माध्यम का हमें क्या निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है, तो उसको लिखते हैं 1n2, है ना। तो मैंने बताया था वहाँ पे। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक कब हो जाएगा, कब सापेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे एक के सापेक्ष दूसरे का, और कब हम कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक तब हम कहेंगे जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। मतलब ये कि अगर दो माध्यम लिया जाए और उन दोनों माध्यमों में एक माध्यम अगर हम क्या ले लें, एक माध्यम हम निर्वात ले लें, एक माध्यम क्या ले लें, निर्वात ले लें, तो हम कहेंगे कि हम क्या निकाल रहे हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक नहीं निकाल रहे हैं बल्कि हम निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। तो थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अगर सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे तो एक के सापेक्ष दूसरे का, मतलब वहां पे आपको एक जल रहेगा तो एक कांच रहेगा, एक कांच रहेगा तो एक जल रहेगा, मतलब जल और कांच इस तरह की चीजें दी जाएंगी। लेकिन अगर निरपेक्ष की बात करेंगे तो निरपेक्ष में क्या होता है, वहां पे हमेशा पहला वाला जो लिया जाएगा वह निर्वात लिया जाएगा। पहला वाला कोई माध्यम, कोई अपवर्तनांक माध्यम नहीं रहेगा, सिर्फ दूसरा कोई माध्यम रहेगा। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बात निर्वात की हो रही है, अगर बात निर्वात की हो रही है तो हम कहेंगे क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक। मतलब एक माध्यम निर्वात ले लिया जाए और दूसरा माध्यम चाहे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब निर्वात के सापेक्ष हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो हम कहते हैं क्या निकाल रहे हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। और उसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। किससे, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। स्मॉल n देखिए फॉर्मूला क्या बनता है, स्मॉल n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, चाल के पद में फॉर्मूला है ये, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल को c मान लीजिए और माध्यम में प्रकाश की चाल को v मान लीजिए। तो n = c/v ये एक फार्मूला आ गया क्या निकालने के लिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन में ये कहे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कुछ और है, मतलब कुछ दे दिया रहेगा या बोल देगा सीधे कि निर्वात में प्रकाश की चाल अगर नहीं भी देता है तो आप आराम से लिख सकते हैं जो निर्वात की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, यदि आपसे कह दिया जाए कि निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1/3 है, 1/3 है, तो बताइए कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, है ना। तो उस कंडीशंस में तो आप ये सूत्र लगा पाएंगे नहीं। ये सूत्र तब आप लगा पाएंगे जब वहां पे वेग की बात करें। किसकी बात करें, वेग की। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसे बोलेगा कि यदि निर्वात के सापेक्ष किसी जल में, निर्वात के सापेक्ष किसी जल में, जल एक माध्यम लिया जा रहा है ना, किसी जल में जो प्रकाश है उसका वेग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना। ऐसे बोल दे तो बताइए निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। तो आपको दूसरे माध्यम में वेग दिया रहे और आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना हो तो आप यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो v के जगह पे वैल्यू दे देंगे जो दिया रहेगा और ये c का मान हमेशा कांस्टेंट लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आगे हम बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे नोट से मैं कुछ चीजों को बताना चाहता हूँ जो आप फायदा यहाँ पे कहाँ होगा, इसको अगर पढ़ लेते हैं तो समझ लेते हैं तो इसका फायदा आप न्यूमेरिकल लगाने में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए पहला नंबर है y के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक को ANW से व्यक्त करते हैं। किससे, अगर कहीं किसी किताब में कहीं भी आपको ANW लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब ये है वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक,
वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक। यहाँ पे जल का अपवर्तनांक लिख सकते हैं, वायु के सापेक्ष जल का, मतलब जिसके सापेक्ष आप निकालेंगे वो पहले और जिसका आप निकालेंगे वो बाद में। तो ए एन डब्ल्यू, ए मतलब एयर और डब्ल्यू मतलब वाटर, तो एयर के सापेक्ष हम किसको निकाल रहे हैं, वाटर का अपवर्तनांक, मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। समझ में आ गया। ऐसे ही कांच के सापेक्ष अगर जल का निकालना है तो पहले क्या रहेगा, ग्लास, फिर एन करके ग्लास का जी लिखेंगे, जी एन, और जल का निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाटर का डब्ल्यू लिख देते हैं संकेत में। ऐसे ही अगर मान लीजिए 1n2 का क्या मतलब है, एक के सापेक्ष दूसरे का, पहला कुछ भी हो सकता है, जैसे इसमें क्या था, वायु था, दूसरा क्या था, जल था, इसमें पहला क्या था, कांच था, इसमें क्या था, वाटर हो गया, जल हो गया। तो यहाँ पे 1n2 का मतलब ये है सीधा सीधा कि कोई पहला माध्यम है कोई दूसरा माध्यम है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का हम निकाल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था वहां पर भी, जब स्नेल का नियम बताया था मैंने, तो n2/n1 लिख सकते हैं, मतलब ये दूसरा वाला पहले लिखते हैं, दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक पहले और पहले माध्यम में अपवर्तनांक बाद में लिख देते हैं। ठीक है, इसलिए इसी के हिसाब से हम कैसे लिख सकते हैं, WNG, मतलब 1 के जगह पर W हो जाए और 2 के जगह पर G हो जाए, तो WNG बराबर हो जाएगा ANG/ANW। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ये नहीं लिखे हैं, अरे तो यहाँ पे मैं किसी के कंडीशन में बात नहीं किया था ना, मैं साधारण बोला था, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ यदि वायु के सापेक्ष कांच और जल का अपवर्तनांक, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में वायु के सापेक्ष जल का भी देता है और वायु के सापेक्ष कांच का भी दे देता है, और कहता है कि बताइए कि अब जल के सापेक्ष कांच का क्या होगा। वायु के सापेक्ष जल का भी दे देगा और वायु के सापेक्ष कांच का भी अपवर्तनांक दे देगा, और कहेगा कि जल के सापेक्ष कांच का बताओ। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, पहले वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ले लेते हैं बटे करके, फिर वायु के सापेक्ष इस जल का ले लेते हैं और अनुपात कर देते हैं, भाग करते, जो आता है वही हमारा आंसर होता है। अब इसके बाद चौथा नंबर आता है, देखिए अगर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, मतलब पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक दिया है और फिर उसी को उल्टा करके दे दिया है, मतलब दूसरे के सापेक्ष पहले का भी दे दिया और दोनों का क्या है, गुणा है, मल्टीप्लाई है, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। मतलब WNG इंटू GNW, WNG और एक बार उल्टा करिए इसको, GNW, इन दोनों का जो गुणनफल होता है, मल्टीप्लाई होता है, वो 1 के बराबर होता है। अर्थात अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, WNG इक्वल टू 1 ऐसे ही रहेगा, इसके नीचे इसको लाके लिख दीजिए। मतलब अगर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पता है, अगर आपको मान लीजिए कि इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक पता है, मतलब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अगर आपको पता है, तो आराम से आप जल के सापेक्ष कांच का भी निकाल सकते हैं। कांच के सापेक्ष जल का पता है तो जल के सापेक्ष कांच का भी उल्टा करके आप निकाल सकते हैं, समझ गया ना। 1/GNW ये नीचे आ जाएगा। अगर इसका पता है तो इसको नीचे लागो, ये निकाल लो, और अगर ये निकालना है तो इसको नीचे लाओ, और ये निकालना है तो इसको नीचे ला लो 1 के। इसी तरह से ये कैसे आया, इसी फार्मूले से 1n2 इंटू 2n1 है ना, उल्टा कर देंगे, इसका मान 1 होता है। तो 1n2 निकालना हो तो इस 2n1 को 1 के नीचे लाके आप लिख के आराम से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण है ना, ये सारी चीज़ हमने पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पूरा का पूरा चीज़ हमने पढ़ लिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। किसके बारे में, लेंस है ना, जिसको हम बोलेंगे गोलीय लेंस। क्या बोलते हैं, गोलीय लेंस। तो यही लास्ट चलेगा आपका, लेंस पढ़ना है, लेंस के बारे में जानना है, लेंस क्या होता है जानना है, उसके बाद जानना है लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम जानेंगे कि लेंस द्वारा इमेज कैसे बनाया जाता है, उसके बाद लेंस का एक फार्मूला होता है, और उसके बाद इसका एक क्षमता का सूत्र होता है, लेंस की क्षमता का एक सूत्र होता है, वही पढ़ना है। उसके बाद इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम गोली लेंस, है ना, गोली लेंस क्या होता है। तो गोली लेंस के बारे में अगर बात करें तो गोली लेंस जो होता है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली लेंस कहलाता है, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है। ध्यान दीजिएगा, आपसे समझाते हैं इसको हम आपको। गोली लेंस क्या होता है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है ना, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हैं, दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, गोली हैं, लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। अगर कोई भी आप क्या करते हैं, कोई भी ऐसा 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेते हैं, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम लेते हैं जिसका एक या तो दोनों पृष्ठ कैसे हैं, गोली हैं, या तो एक पृष्ठ गोली हो या तो दोनों ही गोली हो, मतलब 2 पृष्ठों से बनेगा। ये लेंस हमेशा कैसे बनता है, 2 पृष्ठों से बनता है, या तो एक पृष्ठ गोली रहेगा या तो दोनों। मतलब ये समझ में आता है इससे कि लेंस जब भी बनाया जाएगा तो उसमें
या तो एक गोली होगा या तो दोनों गोली हो सकते हैं। मतलब कम से कम एक गोली पृष्ठ होना जरूरी है। कम से कम एक गोली पृष्ठ जरूर होता है जब भी हम क्या बनाते हैं, गोली लेंस यहाँ पे बनाया जाता है। तो बात समझ में आ गया होगा। और ये कैसा होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। एक ऐसे माध्यम का बना होता है कि ये क्या हो, पारदर्शी हो, जिससे प्रकाश किरणें आर पार क्या हो सके, निकल सके। एक ऐसा माध्यम होता है, एक ऐसा लेंस जो भी होता है उससे प्रकाश आर पार क्या हो सकता है, निकल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे गोली लेंस टाइप कितने, इसके टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार का गोली लेंस होता है। तो गोली लेंस दो प्रकार का होता है। पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव लेंस। तो आइए बारे में समझते हैं इसको। उत्तल लेंस किसे कहेंगे, कैसे पहचानेंगे उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस जो होता है वह बीच में मोटा और किनारों पर क्या होता है, पतला। कोई भी ऐसा लेंस अगर आप देखिए और उस लेंस को जब आप देखते हैं तो अगर बीच में वह लेंस मोटा हो और किनारों पर क्या हो, पतला हो, तो समझ लीजिएगा वह लेंस कौन सा, उत्तल है। अवतल लेंस कैसे पहचानेंगे। अवतल लेंस क्या होता है, ये ऐसे लेंस होते हैं जो कैसे होते हैं, जो बीच में पतले होते हैं और किनारों पर मोटे होते हैं। जैसा इस फिगर को देखिए, ये देखिए ये बीच में मोटा था, उत्तल लेंस था, तो ये बीच में मोटा था, किनारों पर पतला था। और ये देखिए अगर ये अवतल लेंस है तो कैसे, वे लेंस जो किनारों पर मोटे व बीच में पतले होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। तो देखिए ये देखिए क्या है, बीच में क्या है, बीच में जो है ये पतला है और किनारों पर मोटा है, तो क्या कहलाएगा, ये अवतल लेंस कहलाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। तो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने उत्तल लेंस बनाया है ना। उत्तल लेंस को एक नाम से और जानते हैं। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक उत्तल लेंस लिया है और ये आप देख रहे हैं अवतल लेंस है। उत्तल लेंस में सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मुख्य अक्ष है, जैसे कि इसके पहले आप पढ़ते थे दर्पण में, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। यहाँ पे होता है प्रकाशीय केंद्र सी, है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, कि इधर से पृष्ठ और एक इधर से। जब इधर से पृष्ठ लेंगे तो इसके लिए F1 और C1 इधर मिल जाएगा, इसके लिए पृष्ठ लेंगे तो इसके लिए F2 C2 ले लेंगे। तो इसके लिए भी फोकस दूरी होगा, वक्रता केंद्र होगा, और इस पृष्ठ के लिए भी होगा। तो यहाँ पे दो फोकस देखने को मिलते हैं लेंस में और दो वक्रता केंद्र देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पे मैंने समांतर किरणों को भेजा है ना। इस लेंस के द्वारा जब मैंने समांतर किरणों को भेजा तो आप देखे हैं कि अपवर्तन के पश्चात वो आके F2 पे मिल गया। मतलब ये कि सब की सब किरणें अपवर्तन के पश्चात किसी एक ही बिंदु पर मिल गई, किसी एक ही बिंदु पर मिल गई। इसका मतलब ये है कि ये जो भी किरणें हैं ये सब के सब एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। तो ऐसे लेंस को नाम दे दिया जाता है अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं इसको, अभिसारी लेंस। तो एक लेंस ये हो गया जिसको बोलेंगे क्या हम, अभिसारी लेंस। समझ गए। अभिसारी लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, सभी प्रकाश किरणों को जो समांतर आती हैं उनको अपवर्तन के पश्चात किसी एक ही बिंदु पर क्या करता है, मिला देता है ना। और इसके बाद इसी तरह से जब मैंने अवतल लेंस लिया और इसके द्वारा मैंने जब समांतर किरण को इस पे भेजा तो अपवर्तन के पश्चात इसने क्या किया, उसको चारों तरफ फैला दिया। देखिए ऐसे मुड़ जाएंगे अपवर्तन के पश्चात, और मुड़ने के बाद ये देखिए क्या हो गए, फैल गए, है ना। तो सभी किरणें क्या हो रही है, फैलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब इस लेंस का काम क्या है, ये लेंस क्या करता है, ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। ये अभिसरित करता है और ये अपसारित करता है। इसीलिए इस लेंस का एक नाम और होता है जिसको बोलते हैं अपसारी लेंस। तो आप बात समझ गए होंगे कि उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो कभी आपसे कोई कह दे अभिसारी लेंस क्या होता है, तो अभिसारी लेंस मतलब क्या, उत्तल लेंस। और कह दे अपसारी लेंस क्या होता है, अपसारी मतलब क्या, अवतल लेंस। तो बात समझ में आ गई होगी। तो हमें आशा है कि आपको सारी बातें मेरी समझ में आ रही होंगी जो भी मैंने बताया। मैं आपको बता दूं रिफ्लेक्शन मैं 9 भाग इसके पहले बना चुका था, है ना। 9 भाग साइंस का बना चुका हूं मैं क्लास 10th का। ये 10वां भाग है जिसमें मैंने रिफ्लेक्शन का भाग बताया था 8 भाग तो रिफ्लेक्शन का था। 8 जो भाग बनाया वह रिफ्लेक्शन का था। और अभी इसके पहले जो मैंने बनाया था पार्ट 9 वो उसमें था रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन। मतलब अपवर्तन जो था उसका भी ये दूसरा लेक्चर है। अपवर्तन इसके पहले लेक्चर में बताया था मैंने, और फिर ये मैंने दूसरा लेक्चर अपवर्तन का दिया है। लेकिन मैं सबको एक ही में कवर कर रहा हूं ना, पहले ही चैप्टर में ना। तो इसका मैंने ये जो पार्ट कहलाएगा वो पार्ट क्या है, 10 है। समझ में आ रहा ना, ये पार्ट 10 है। लेकिन रिफ्रैक्शन आपका कब से चल रहा है, अपवर्तन 2 दिनों से चल रहा है। ये दूसरा लेक्चर किसका हुआ, रिफ्रैक्शन का दूसरा लेक्चर हुआ। लेकिन लाइट का कौन सा लेक्चर हुआ,
लाइट, पूरे लाइट में कितना लेक्चर हो चुका? ये 10वां लेक्चर है। बात समझ में आ रहा है ना? तो 10वां लेक्चर आप देख रहे हैं। अब इसके बाद मात्र क्या है, आपका एक ही पार्ट और बचा हुआ है, पार्ट 11, और उस पार्ट 11 में पूरी तरह से लेंस को भी मैं समाप्त कर दूंगा, और इस तरह से आप लाइट क्या करेंगे, आराम से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मैं न्यूमेरिकल देखूंगा, है ना, न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करना भूल जाते हैं, आप लोग कमेंट भी किया कीजिए, है ना। मैं इतना मेहनत से आपको बता रहा हूँ हर एक चीज़, है ना। और आपको एक कमेंट कर देने से आपका नुकसान क्या हो जाता है? कोई नुकसान थोड़ी होगा आपका, एक कमेंट तो कर ही सकते हैं। तो एक कमेंट करेंगे तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर कमेंट नहीं करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि आप नहीं पढ़ रहे हैं। कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। जब आप लोग पढ़ रहे हैं, हमें पता चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं और भी अच्छा से और भी चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड करूँगा। अभी बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ मैं, जो और भी मज़ा आएगा पढ़ने में। लेकिन मज़ा तब हमको पढ़ाने में आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि हमको ऐसा महसूस करा देंगे आप कि आप इसको पढ़ रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। तो जब कमेंट करेंगे तो पता चल जाएगा कि आप पढ़ रहे हैं। जब पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं और भी अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लाऊं, और भी अच्छा अच्छा चीज़ को आपको देने की मैं कोशिश करूँगा।